हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। नेवी एंड एयरफोर्स की फिजिक्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे पहले मिले। ठीक है। और कल हमने 11th क्लास का चैप्टर शुरू किया था, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। उसमें हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ा था। दूरी और विस्थापन कैसी राशि है वो पढ़ी थी। मात्रक क्या होते हैं वो पढ़े थे। ठीक है, इनकी विमाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो दूरी अगर और विस्थापन से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो जो कल वीडियो पढ़ाई थी, कल जो वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने उसको देख लिया तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और जल्दी आपके लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आने वाला हूं, 11th की और 12th की। तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छी उड़ान मिलेगी और आप एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फिजिक्स की टेंशन छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उससे अगला क्या, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो चाल और स्पीड एंड वेलोसिटी से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो समझ गए होंगे, इसी वीडियो से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चाल क्या होती है। पहली बात तो क्या देखेंगे, चाल क्या होती है। किसी वस्तु, कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, गति कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर, उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, क्या, कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर, गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल। लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात कि दिशा निश्चित नहीं है तो यह कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। फिर बात करते हैं मात्रक की, वो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। फिर बात करते हैं विमा की, m0 L1 T-1। देखो विमा कैसा है, m क्या होता है, द्रव्यमान, मतलब जो केजी में होता है द्रव्यमान है वो लिखते हैं। l क्या होती है, दूरी। ठीक है, मीटर में जो भी चीज आती है वो क्या लिखते हैं, एल के ऊपर लिखते हैं। सेकंड क्या है, टाइम, तो ये टी टाइम सेकंड, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो ये टाइम नीचे है तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m0, केजी तो है ही नहीं इसमें, द्रव्यमान नहीं है, तो m0 L1 T-1। ये होगा इसका विम्य, सॉरी ये होगी इसकी विमा। बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, चाल दो प्रकार की होती है, एक होती है एक समान चाल, एक होती है असमान चाल। ठीक है, एक होती है एक समान चाल, एक होती है असमान चाल। मतलब कंटिन्यूसली समय के अनुसार उसकी चाल समान बनी रहती है, चेंज नहीं होती, वह क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। और कंटिन्यूसली चाल में कभी बढ़ती है कभी घटती है, मतलब परिवर्तित होती रहती है, तो वह क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। बात कीजिए, असमान चाल कहलाती है। तो चाल के बारे में हमने क्या पढ़ी,
गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। दिशा निश्चित नहीं होती है, मतलब जो गतिशील वस्तु है इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती। अगर दिशा निश्चित होती तो ये वेलोसिटी बन जाता। क्या बन जाता? वेलोसिटी, वेग बन जाता। तो दिशा निश्चित नहीं होती है, यह एक अदिश राशि होती है। फिर बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। विमा मैंने आपको बता दी m0l1 t-1 इसकी क्या होती है? विमा होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं औसत चाल। क्या चाल के प्रकार पढ़ेंगे? औसत चाल होती है, एक ताक्षणिक चाल होती है। ठीक है, औसत चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, यही क्या होती है? औसत चाल होती है। कुल दूरी बटे कुल समय, इसी को क्या कहते हैं? औसत चाल। तो चाल, औसत चाल दो प्रकार की होती हैं। औसत चाल दो प्रकार की होती है, एक होती है समय औसत चाल, एक होती है दूरी औसत चाल। क्या होती है? एक तो होती है समय औसत चाल, एक होती है दूरी औसत चाल। जब भिन्न भिन्न समय अंतरालों में, एक होती है समय औसत चाल, समय औसत चाल। समय औसत चाल को देखो हम कैसे, वी एवरेज। ठीक है, समय औसत चाल को हम क्या लिखेंगे? t1 समय में v1 चाल और d1 दूरी, बात की है। ऐसे ही t2 के लिए t2 v2 d2, ऐसे ही t3 के लिए t3 v3 d3, t3 v3 d3। t3 v3 d3। गलती के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, और कंटिन्यूसली करते हैं। t1 v1 d1, t2 v2 d2, t3 v3 d3। तो वी एवरेज देखो कैसे लिखेंगे? वी एवरेज, वी एवरेज मैंने आपको क्या बताया कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? d1 d2 d3, और कुल समय t1 t2 d1 d2 d3 t1 t2 t3। क्या पढ़ रहे हैं? समय औसत चाल। तो इसमें दूरी की कहीं भी बात नहीं है, तो दूरी को हटा देंगे। अब दूरी को कैसे हटाएंगे? अपने को पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही जगह काम आता है, मतलब मैथ में भी काम में आता है और फिजिक्स में भी काम आता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब v इज इक्वल टू डी बटे टी, और v बराबर, सॉरी d बराबर v इंटू में t, d बराबर v इंटू में t। तो अपने को दूरी को हटाना है, तो देखो हटा देते हैं। d1 इज इक्वल टू v1 t1, d2 इज इक्वल टू v2 t2, और d3 इज इक्वल टू v3 t3, t1 t2 t3। यह हो गया समय औसत चाल, यह होगी समय औसत चाल। फिर बात करते हैं दूरी औसत चाल।
यही बातें फॉलो करनी है, T1 V1 D1, T2 V2 D2, T3 V3 D3, ये बात अपने को उसमें फॉलो करनी है। तो इसमें वी एवरेज देखो क्या होगी, वी एवरेज तो वही होगी D1 D2 D3 अपॉन में T1 T2 T3, D1 D2 D3 T1 T2 T3 वी एवरेज। तो देखो दूरी औसत चाल है, दूरी समय का कहीं भी जिक्र नहीं है, देखो दूरी औसत चाल, तो दूरी और चाल, समय और चाल था तो हमने इसको समय और चाल में कन्वर्ट कर लिया, दूरी और चाल है तो दूरी और चाल में, सॉरी दूरी और चाल है तो दूरी और चाल में ही कन्वर्ट करेंगे, समय को हटा देंगे। तो यहां से T इज इक्वल टू क्या आएगा, T इज इक्वल टू डी बटे वी, T इज इक्वल टू डी बटे वी, तो यहां भी वही कर दो, वी एवरेज इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में D1 बटे V1 D2 बटे V2 D3 बटे V3, ये हो जाएगा ये अपनी दूरी औसत चाल। तो चाल के बारे में मैंने आपको सभी बातें बता दी कि चाल कैसी राशि होती है, कैसे कैसे व्यवहार करती है और क्या इसका काम है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दूरी औसत चाल और समय औसत चाल दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये थी अपनी चाल, औसत चाल, समय औसत चाल, दूरी औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये दोनों को तो नाम के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक होती है ताक्षणिक चाल, क्या होती है ताक्षणिक चाल, मतलब किसी क्षण के ऊपर चाल जो होती है ना, मतलब एक क्षण हमने कि जैसे 9:15 16 सेकंड, 9:15 पर चाल कितनी थी, तो उस टाइम पर उस क्षण के ऊपर जो चाल है वो होती है ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। अब पढ़ेंगे वेग, वेग वेलोसिटी, किसी निश्चित दिशा में गतिशील, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। क्या, वेग। तो निश्चित दिशा हो गई तो इससे हम क्या क्या कह सकते हैं, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर मात्रक की बात करेंगे, मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड होता है, ये कैसा मात्रक होता है, एसआई प्रति में मात्रक होता है, ठीक है। सीजीएस प्रति में सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये सीजीएस प्रति में मात्रक हो गया। फिर बात करेंगे विमा की, m0 L1 T-1, m0 L1 T-1, ये अपनी हो जाएगी विमा। सदिश होती है राशि, सदिश राशि होती है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। विमा क्या होती है, m0 L1 T-1, ये क्या होता है, इसका v में सूत्र होता है। एक समान वेग की बात करें, क्या एक समान वेग की बात करें अपन, तो किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, वेग का परिमाण और दिशा, क्या परिमाण मतलब मॉडुलस और दिशा दोनों बराबर होंगे तो वह क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो
वेग एक समान वेग कहलाता है। तो वे क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। परिमाण तथा दिशा दोनों समान होंगे, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? एक समान वेग कहलाएगा। ये थी अपनी वेग के बारे में बातें। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसको तो आपको एग्जाम के टाइम में कभी 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 भी नहीं भूलना है। अब जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आई होप आज तक आपने किसी भी टीचर से पढ़ा भी नहीं होगा इस बात। क्या आज तक आपने किसी भी टीचर से इस बात को पढ़ा भी नहीं होगा? ऐसी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और अक्सर यहाँ से नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एनडीए में तो आता ही रहता है। क्या यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होता है, मतलब u इक्वल टू 0, विरामावस्था से प्रारंभ होता है, विरामावस्था से प्रारंभ होकर विरामावस्था से प्रारंभ होकर निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए अल्फा यदि कोई पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर निश्चित समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होता है तो टी समय पश्चात वह पिंड बीटा दर से अवमंदित होते हुए विरामावस्था में आ जाता है। तो अधिकतम वेग दो बातें पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे वेग के बारे में, अधिकतम वेग मतलब पिंड जो इस अवमंदन के दौरान पहले त्वरित होता है, नियत दर अल्फा से त्वरित होते हुए टी समय पश्चात बीटा से अवमंदित होते हुए विराम अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में उसने अधिकतम मैक्सिमम वेग कितना प्राप्त किया, तो वो होगा अल्फा बीटा त्वरित अवमंदन इंटू में टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा उसका अधिकतम वेग। क्या हो जाएगा? अधिकतम वेग अल्फा बीटा इंटू में अल्फा इंटू में बीटा इंटू में टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। फिर बात करेंगे दूरी। क्या तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय दूरी। अब पिंड द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हो जाएगी पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ये हो जाएगी पिंड द्वारा तय की गई दूरी अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये बात आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है
कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ होकर निश्चित समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होता है तो टी समय पश्चात वह पिंड बी बीटा दर से अवमंदित होते विराम अवस्था में आ जाता है तो अधिकतम वेग कितना होता है उसका और तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। ये दोनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बात क्लियर? ये दोनों बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप जो मैं समझा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात आपको समझ में आई होगी। मतलब पिंड है वो त्वरित होता है, पहले चलता है त्वरण से, नियत त्वरण से, फिर वह अवमंदित होते ही बीटा त्वरण से अवमंदित होते हुए वह क्या कहता है विराम अवस्था में आ जाता है तो उस टाइम पे उसका अधिकतम वेग क्या होगा और वह पिंड उस शुरू से पहली विराम अवस्था से और दूसरी विराम अवस्था दोनों के बीच में कितनी दूरी तय करेगा, वो दोनों का फॉर्मूला ये होगा इस प्रकार। ठीक, अधिकतम वेग और पिंड द्वारा तय की गई दूरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इस बात को मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लगाकर लिख दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। फिर बात करते हैं, एक बात कंडीशन और है कि ताक्षणिक वेग, जैसे अब मैंने आपको बताई थी कि ताक्षणिक चाल होती है, वैसे एक ताक्षणिक वेग भी होता है, मतलब किसी क्षण के ऊपर वेग। तो ताक्षणिक वेग हमेशा वेग के पथ के स्पर्श रेखीय होता है। मतलब इस कंडीशन पे वेग कितना होगा v1, यहां आया स्पर्श रेखीय, इस साइड में वेग होगा v2, यहां पहुंचा इस साइड में वेग होगा v3, यहां पहुंचा इस साइड में वेग होगा v4। मतलब वेग हमेशा क्या होता है स्पर्श रेखीय होता है। ताक्षणिक वेग पथ के स्पर्श रेखीय होता है। ताक्षणिक वेग पथ के स्पर्श रेखीय होता है। ताक्षणिक वेग पथ के स्पर्श रेखीय होता, बात क्लियर? ताक्षणिक वेग पथ के स्पर्श रेखीय होता है। फिर बात करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि चाल तो परिवर्तित ना हो, मतलब चाल तो एक समान बनी रहे लेकिन उसका वेग परिवर्तित होता रहे, तो ऐसी भी कोई कंडीशन है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि जिसमें वेग तो क्या होता है परिवर्तित होता रहता है लेकिन चाल नहीं बदलती। देखो कौन सी कंडीशन है। वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जैसे एक वर्त है, इसके ऊपर यहां पे कोई पिंड गति कर रहा है इधर से इधर, ठीक है, ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो क्या है कि उसका वेग परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। वेग प्रत्येक क्षण पर परिवर्तित होता रहता है लेकिन चाल नियत बनी रहती है। वेग प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है लेकिन चाल नियत बनी रहती है। वेग प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है लेकिन चाल नियत बनी रहती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वर्तीय गति में चाल नियत रहती है, वेग क्या होता है परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक क्षण वेग परिवर्तित होता है, चाल नहीं बदलती। तो ये बातें थी चाल एंड वेलोसिटी, चाल और वेग के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ये दो बातें थी जो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। वेग भी एक्सप्लेन कर दिया है और चाल भी एक्सप्लेन कर दी है। कल हमने एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एंड विस्थापन। आज हमने पढ़ा चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। 4 टॉपिक उठा दिए। 11th फिजिक्स की नींव हमने रख दी है
और इस बात को हमेशा याद रखेगा कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। ठीक है, तो हम बिल्कुल लो लेवल से लेके चल रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। अरे कुछ भी तो नहीं, आगे आगे आ रहा हलवा। क्या हलवा? वो देखना, वो चख के देखना फिजिक्स का मेरा हलवा। मैं बनाऊंगा, आप चखना। इतना इंटरेस्ट आएगा ना कि बस खाने को ही मन करेगा, फिजिक्स पढ़ने को ही मन करेगा। आप एक बार मेरे से फिजिक्स पढ़ के देखिए, आपका सच्ची में ऐसा मन करेगा कि बस फिजिक्स ही पढ़ते रहे और कोई सब्जेक्ट पढ़ने को मन ही नहीं करता। फिर आपको कहने किथे भी ना लगे हुण जी दिल दा, पता नहीं चुरा लिया तू की दिल दा, किथे भी ना लगे हुण जी दिल दा। वही बात है कि पता नहीं क्या चुरा लिया फिजिक्स ने कि और कहीं भी दिल ही नहीं लगता और कोई सब्जेक्ट को पढ़ने का मन ही नहीं लगता। ठीक है, और सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिएगा। प्यार वाली लाइफ तो हम बाद में भी जी लेंगे, फिलहाल अभी पढ़ना है। सोना बाबू मोना टोना सोना ये सब बाद में होते रहेंगे, लेकिन अभी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। एक बार मतलब 6 महीने कंटिन्यू आपने तैयारी कर ली ना, तो आपके सिलेक्शन को नेवी और एयरफोर्स में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। एक चीज रोक सकती है, किस्मत। क्या किस्मत? अगर किस्मत ही बकवास है एकदम, तो हमारी तैयारी क्या मायने रखती है? हम तो कर्म कर सकते, बाकी तो भगवान ने लिख रखा वो तो होके रहेगा। ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत जाए नहीं जाएगी, किसी ना किसी तरीके से वो मेहनत आपका, उस मेहनत का फल आपको जरूर से जरूर मिलेगा। वो बात है ना, किस्मत की चपेट में आ गए बाबा। बाकी मेहनत करने में तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, किस्मत की चपेट में आ गए, वरना मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वही बात है, अगर किस्मत की चपेट में आ गए तो आपकी सफलता रुक सकती है। बाकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि 6 महीने या 1 साल तक आप तैयारी करें और आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे डिस्प्लेसमेंट एंड दूरी से। 2 क्वेश्चन मैं आज आपको चाल और वेग से बताऊंगा, लेकिन पहले वो दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि दूरी और विस्थापन में सही संबंध है। तो दूरी या तो ज्यादा होती है या विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी। ये आंसर था उसका। फिर अगला क्वेश्चन था अपना कि दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है, दूरी बटे विस्थापन। क्या कंडीशन थी, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा या 1 से ज्यादा या बराबर भी। तो इन दोनों का अनुपात, दूरी आपको पता है ज्यादा होती है। देखो ज्यादा में कम का भाग देते हैं, ज्यादा में कम का भाग देते हैं तो 1 से क्या आता है, ज्यादा आता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बराबर आ जाएगा, ये आंसर उसका होगा। या तो दूरी और विस्थापन का अनुपात, मान लीजिए ये दे देता आप तो, क्योंकि विस्थापन और दूरी का अनुपात, ये क्या था, दूरी और विस्थापन का अनुपात। मान लीजिए ये दे देता कि विस्थापन और दूरी का अनुपात, विस्थापन बटे दूरी, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता भाई साहब कम 1 से या फिर बराबर, क्योंकि विस्थापन छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता दूरी से। ठीक है, विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा और दूरी ज्यादा होगी या फिर बराबर हो सकता है। तो 3 बात आपको याद रख लेनी। आज के क्वेश्चन में आपको लिखवा देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। किथे भी न लगे हुण जी दिल दा, पता नहीं चुरा लिया तू की दिल दा। देखो, विराम से गतिमान, क्वेश्चन नंबर 1, विराम से गतिमान एक कण का त्वरण त्वरण
अल्फा इज इक्वल टू त्वरण ए इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा है। अल्फा टी प्लस बीटा है के अनुसार समय के साथ परिवर्तित होता है जो समय के साथ परिवर्तित होता है तो टी समय पश्चात कण का वेग क्या होगा है तो टी समय पश्चात कण का वेग क्या होगा। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है अपना अल्फा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस बीटा। बी ऑप्शन है अपना अल्फा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस बीटा टी। सी ऑप्शन है अपना अल्फा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 बीटा टी। यहां तक का दिख रहा है क्या? डी ऑप्शन भी यहीं पे लिख देते हैं। चलो डी ऑप्शन भी लिख लो यहाँ पे। डी ऑप्शन है अपना अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा बटे 2। ये है अपना डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? यदि कोई कण एक समान त्वरण से गतिशील है तो कौन सी नियत रहेगी? ए ऑप्शन क्या है? गति तथा वेग दोनों। गति तथा वेग। बी ऑप्शन नए गति और नए वेग। नए गति नए वेग। देखो गति से यहां पे किसको रिलेट करना है? चाल को। चलो मैं चाल ही लिख देता हूं यहां पे। चाल, नए चाल और नए वेग। सी ऑप्शन क्या है अपना? चाल, केवल चाल। और डी ऑप्शन है अपना ये 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं या कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ठीक है, और अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कल की वीडियो में इसका इन दोनों का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।